हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रेडियन लर्निंग। मेरा नाम है समरेश श्रीवास्तव और मैं हूं आपका जीएस एजुकेटर। आज मैं आपके लिए दोबारा से, हमारी ये सीरीज चल रही है, 2 लेक्चर्स इसके आ चुके हैं। मैं पूरा आपको ग्रुप डी का रिवीजन कोर्स दे रहा हूं, जीएस का। जो बच्चे इससे जुड़े हुए हैं उनको वाकई में बहुत फायदा हो रहा है। अगर आप इससे जुड़ना चाहते हो तो जाके सब्सक्राइब बटन दबाओ, बेल आइकन को क्लिक कर दो। मैं यहाँ पे पूरा रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी वालों के लिए और इवन जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, वनडे जितने भी एग्जाम्स होते हैं, सबके लिए आपका ये कोर्स बड़ा बेनिफिशियल होगा। प्रॉपर रिवीजन करा रहा हूं, सब्जेक्ट वाइज रेलवे ओरिएंटेड क्वेश्चन उठाए हैं। एनटीपीसी के जो इस साल के हुए हैं वो उठाए हैं, आपके ग्रुप डी 18 वाले ले लिए हैं, और आपके जेई के, एएलपी के, रेलवे जितने भी एग्जाम कराता है वहां से उठा के मैं जीएस के क्वेश्चन प्रॉपर लाइन वाइज लगाए हैं। और हर, मान लीजिए एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, एक क्वेश्चन से बनने वाली जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो मैं सब आपको देता हूं। मेरे इन लेक्चर्स को आपको यूज किस तरीके से करना है, एक तो आपको सीक्वेंस में चीजें पढ़नी है, तो मैं आपको सीक्वेंस में करा रहा हूं। ये हमारा लेक्चर 3 है। इससे पहले अगर 2 नहीं देखे तो पहले वो देखो। और पढ़ना कैसे है मेरे लेक्चर्स को, कॉपी पेन लेके बैठो। यहां जो मैं क्वेश्चंस कराऊंगा उसका पीडीएफ इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों में आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दूसरी बात कि जो भी मैं चीजें एक्स्ट्रा लिखा रहा हूं वो सारे आपके रिपीटेड क्वेश्चन है रेलवे के ही। देने को मैं आपको एक की जगह 50 क्वेश्चन दे देता, लेकिन एक क्वेश्चन से ही हम कम टाइम में कैसे चीजें कवर करेंगे वो हमारा मेन मोटो है। हमारा मेन मोटिव है एग्जाम निकालना। सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड चीजें ही आपको इस चैनल पे मिलती हैं। तो अभी से जुड़ना है इस चैनल से, तभी आपको फायदा होगा, क्योंकि ये लाइन में चीजें चल रही हैं, कुछ छोड़ना नहीं है आपने। ज्यादा से ज्यादा बच्चों को आपने शेयर करना है अपने ग्रुप्स के अंदर, तभी मजा आएगा। अब शुरू करते हैं। मेन हमारा 3rd लेक्चर है, पॉलिटी हमारी चल रही है। होपफुली अगले 2-3 क्लासेस में, 4 क्लासेस में पॉलिटी खत्म हो जाएगी, फिर इसी तरह से हम हिस्ट्री कराएंगे। कुल मिला के मेरा टारगेट ये है कि आपको 40 से 50 क्लासेस के अंदर पूरा जीएस और जीए दोनों रिवाइज करवा के आप एग्जाम देने लायक हो जाओ। मैथ्स और रीजनिंग की प्रैक्टिस अच्छे से करते रहना, एक्यूरेसी नहीं छोड़नी, क्योंकि एक्यूरेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट ग्रुप डी के एग्जाम्स में। और आई होप एग्जाम आपका जल्दी हो, तो तैयारी नहीं छोड़नी, इसलिए मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं। पहले क्वेश्चन खुद ट्राई करो, उसके बाद में मैं आपको देखो इससे कितनी सारी चीजें बताऊंगा। हर क्वेश्चन, मान लीजिए मैं आपको एक टॉपिक लेके चल रहा हूं कि पूरा का पूरा टॉपिक आपका वो खत्म हो जाए। Which of the following former Indian president took office for the shortest term? अच्छा, इस टाइप के सवाल ना आपके ग्रुप डी में, रेलवे में बहुत पूछे गए हैं कि सबसे छोटा टर्म किसका था, ऐसा कौन सा प्रेसिडेंट था जो अनअपोज जीता, या फिर सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट कौन था, सबसे पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे। तो अभी वो सारे कवर करा देता हूं मैं। निम्नलिखित में से किस पूर्व भारतीय राष्ट्रपति ने सबसे कम अवधि के लिए पदभार संभाला? तो इसका आंसर मैं आपको उसी के फॉर्म में देता हूं। सारी चीजें कॉपी पेन लेके तैयार रहो, अपने नोट्स बनाओ लाइन वाइज। जो बच्चे मेरी क्लास ले रहे हैं उनको पता है। तो पहले प्रेसिडेंट थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो लिख लो। मैं सारे पहले आपको लाइन से लिखवा रहा हूं, फिर इनसे इंपॉर्टेंट मैं सारे फैक्ट्स आपको बता दूंगा कि कौन से प्रेसिडेंट के कौन से फैक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं। राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये लिखते रहो कॉपी में, ठीक है जी। इसके बाद आ जाओ, इसके बाद कौन आए, इसके बाद आए जाकिर हुसैन, क्लियर है। इसके बाद में आप आ जाओ, इसके बाद में वीवी गिरी, इससे बहुत सवाल बनते हैं। ये थे शुरू के 4 प्रेसिडेंट। अब इन प्रेसिडेंट से, अब आगे के अगली स्लाइड पे बताऊंगा, ये प्रेसिडेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके क्या क्या बनते हैं पेपर में। पहले राजेंद्र प्रसाद जी को देख लीजिए। ये थे हमारे प्रेसिडेंट बनने से पहले, जो हमारी संविधान सभा थी उसके भी राष्ट्रपति यही थे, प्रेसिडेंट यही थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। उसके बाद देश में इलेक्शन हुए तो यही प्रेसिडेंट बने। ये सबसे लॉन्गेस्ट टेन्योर था इनका, लॉन्गेस्ट टेन्योर मतलब कि सबसे ज्यादा देर तक इन्होंने कार्यभार संभाला प्रेसिडेंट का। कितने टाइम तक के लिए? 12 साल। कब से कब तक? 1950 से 1962 तक के बीच में। तो ये सबसे पहले ऐसे प्रेसिडेंट थे और एक लौते प्रेसिडेंट है कि जो 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स एक साथ इन्होंने संभाली और पूरी खत्म करी, ठीक है। तो ये सवाल आपका राजेंद्र प्रसाद जी से बन सकता है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी से, ये सबसे पहले वाइस प्रेसिडेंट थे, इससे पहले ये वाइस प्रेसिडेंट रहे 1962 तक। फिर ये एज अ प्रेसिडेंट नियुक्त हुए। 1954 के अंदर इन्होंने भारत रत्न जीता, ये इंपॉर्टेंट है, भारत रत्न हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। इसके बाद में पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री,
यही सीक्वेंस होता है। भारत रत्न इन्होंने जीत लिया, उसके बाद में इनके बर्थडे जब होता है 5 सितंबर को, तो उसी दिन हम नेशनल टीचर्स डे बनाते हैं। इंटरनेशनल टीचर्स डे कब बनता है? 5 अक्टूबर को। हम उनसे 1 महीना आगे हैं, इस तरीके से आप याद कर लो। नेशनल टीचर्स डे हम 5 सितंबर को बनाते हैं, इनके बर्थडे वाले दिन पर। जाकिर हुसैन सर इंपॉर्टेंट क्या है आपके एग्जाम में? एक तो पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे, पहली चीज। दूसरी बात यह कि इनका सबसे शॉर्टेस्ट टेन्योर था, सबसे छोटा टर्म इनका था। तो आपके 2 सवाल इस तरीके के देखो, जो बच्चे मॉक लगाते हैं, जो प्रीवियस ईयर देते हैं, उनको पता है ये सारे सवाल बार बार पूछे जाते हैं। सब कुछ आपको एक छत के नीचे में दे रहा हूं मैं, सारी चीजें आपकी A to Z सब कवर हो जाएंगी। यही होती है रिवीजन प्रॉपर। राजेंद्र प्रसाद का लॉन्गेस्ट टेन्योर था, जाकिर हुसैन का शॉर्टेस्ट टेन्योर था। जाकिर हुसैन जी को पद्म विभूषण भी मिला, भारत रत्न भी मिला, तो ये चीज भी। अब मेन है ये, यहां से आपके क्या क्या सवाल बनते हैं वीवी गिरी जी से। तो पहले आप इतना लिख लो, समझ में आ रहा है तो स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो लिख लो अपनी कॉपी में। इस जो मेरा कोर्स चल रहा है इसकी मैं प्लेलिस्ट बनवा रहा हूं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा फुल जीएस जीए कोर्स के नाम से, फॉर रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी एंड अदर एग्जाम्स। ये क्लास 3 है और इसको फॉलो करना है आपने, और इसके अलग से नोट्स बनाना, मैं आपको ये बता रहा हूं। अभी मैं इसे इरेज कर रहा हूं, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। वीवी गिरी को हम यहां देखते हैं। अच्छा जी, वीवी गिरी से आपके क्या सवाल बन सकते हैं? पहला सवाल तो सबसे पहले आपका ये सवाल बनेगा कि ये ना 1967 के अंदर वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए। 1969 के अंदर एक ऐसी चीज होती है जो बार बार आपके एग्जाम में पूछी जाती है। देखो, जब भी प्रेसिडेंट की सीट वेकेंट होगी, प्रेसिडेंट अपनी सीट से जाएगा, मान लीजिए बीमार पड़ गई, अब उनकी डेथ हो गई, तो उसके बाद में वाइस प्रेसिडेंट उसको एक्टिंग प्रेसिडेंट बने रहेंगे मैक्स टू मैक्स 6 महीने तक। उसके अंदर इलेक्शन हो जाना चाहिए प्रेसिडेंट का। लेकिन अगर वाइस प्रेसिडेंट भी चले गए तो फिर कौन बैठेगा? यह सवाल पेपर में बनता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज। तो ऐसा हुआ है क्या कभी? ऐसा हुआ है 1969 में। जब क्या हुआ था इस टाइम पे? जाकिर हुसैन जी की डेथ हो गई थी, ठीक है। उसके बाद में वीवी गिरी जी आए प्रेसिडेंट, एक्टिंग प्रेसिडेंट बनके, इन्होंने दे दिया रिजाइन। इनके रिजाइन देने के बाद में एम हिदायतुल्लाह इन्होंने ये कार्यभार संभाला, ये बने रहे प्रेसिडेंट। तो ऐसा 1969 के अंदर हुआ था पहली बार। और ये तीनों के नाम याद रखने, जाकिर हुसैन गए, वीवी गिरी आए, वीवी गिरी गए, एम हिदायतुल्लाह आए। तो ये क्वेश्चन आपके पेपर में बार बार, वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है एसएससी और रेलवे दोनों का। तो ये आपका कवर हो गया। दूसरा एक सवाल, अच्छा इसके बाद में ये इलेक्शन 69 में फिर प्रेसिडेंट की तरह ये जीते और ये 1974 तक प्रेसिडेंट भी रहे वीवी गिरी। तो वीवी गिरी हमारे चौथे प्रेसिडेंट हो गए। वीवी गिरी के साथ और क्या था कि ये निर्दलीय लड़े थे। तो निर्दलीय लड़के, इंडिपेंडेंट ये रहे और इन्होंने इसी तरीके से चुनाव लड़ा और ये चुनाव जीते भी। तो पहले इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कौन थे जो कि इलेक्शन जीते प्रेसिडेंट का? तो वो वीवी गिरी हो जाएंगे, इकलौते यही थे, ठीक है जी। वीवी गिरी तक हम पहुंच गए। अब चलते हैं अपने आगे की सीरीज पे। अच्छा, पेपर में कई बार सवाल ऐसे भी आ जाता है कि मान लीजिए आपको 4 नाम दे देगा, वीवी गिरी, जाकिर हुसैन, नीलम संजीवा रेड्डी, राजेंद्र प्रसाद। आपको इन सबको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना होता है कि पहले कौन है बाद में कौन है। तो मैं क्रोनोलॉजी में ही लिखवा रहा हूं। शुरू के 4 बता दिए, 5वें लिख लो, फखरुद्दीन अली अहमद। उसके बाद में नीलम संजीवा रेड्डी, फिर ज्ञानी जैल सिंह, इसके बाद में आर वेंकट रमन। 4 मैंने यहां बता दिए। तो 4 पहले हो गए। अब ये अब इनसे इंपॉर्टेंट क्या क्वेश्चन पेपर में बनता है, वहां से नहीं बनेगा आपका, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। इनसे क्या सवाल बनेगा? पहली चीज कि ये अनअपोज्ड जीते। अनअपोज्ड मतलब इनके सामने कोई भी उम्मीदवार था ही नहीं इलेक्शन जब ये लड़े, तो प्रेसिडेंट अनअपोज्ड जीते। ये सबसे यंगेस्ट थे। यंगेस्ट प्रेसिडेंट अगर पूछ ले तो वो यही थे, नीलम संजीवा रेड्डी। तो ये बनेगा आपका नीलम संजीवा रेड्डी से सवाल। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको इनके बारे में आउट ऑफ द उसके बता रहा हूं, ये भी पूछ सकता है। ये आंध्र प्रदेश के ना पहले सीएम थे। आंध्र प्रदेश 1956 के अंदर राज्य बना था और यह सबसे पहला राज्य था जो लिंग्विस्टिक बेसिस पे बनाया गया, मतलब भाषा के आधार पे।
लिंग्विस्टिक बेसिस पे बनने वाला सबसे पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। उसके सबसे पहले सीएम थे नीलम संजीवा रेड्डी। फिर ये अनअपोज जीते, यंगेस्ट प्रेसिडेंट बने। और आंध्र प्रदेश से आगे फिर तेलंगाना अलग हुआ भी 2014 2 जून को। ये मैं शायद आपको अपने लास्ट टू लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था। ज्ञानी जैल सिंह पहले सीएम हुआ करते थे पंजाब के, तो इसमें से है नहीं कुछ बताने लायक। आर वेंकटरमन हो चुका है। और अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। ठीक है, ये स्लाइड होगी साफ। अब कौन रह गए? आर वेंकटरमन, शंकर दयाल शर्मा 9वें नंबर के थे। शंकर दयाल शर्मा, ये नाम ना आपको शुरू के देखो 14 प्रेसिडेंट्स हैं हमारे, अभी 14th है इनकम्बेंट, जो कि हैं कौन आपको पता होगा, रामनाथ कोविंद जी। ठीक है, तो उनके बारे में भी बताऊंगा। तो अभी 14वें हैं, डायरेक्ट पेपर में क्वेश्चन आता है अभी ये कौन से नंबर के प्रेसिडेंट है, तो 14th है। कौन से इलेक्शन कमिश्नर अभी चल रहे हैं, कौन से नंबर के, कौन से नंबर के फाइनेंस कमिश्नर चल रहे हैं, कौन से नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैं अभी, तो वो सारे क्वेश्चंस भी पेपर में जिस तरीके से आते हैं सब बताऊंगा आपको। लेकिन ये चीजें लिखते रहो, नाम सबके आपको क्रोनोलॉजिकली याद होने चाहिए। KR नारायणन, ठीक है। फिर द मिसाइल मैन 11वें नंबर के अबुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम जी। आपको पूरा नाम इनका पता होना चाहिए। APJ अब्दुल कलाम हो गए। फिर आ जाओ प्रतिभा पाटिल, इसके बाद तो आपको याद ही होंगे, प्रतिभा पाटिल। फिर प्रणब मुखर्जी और फाइनली राम नाथ कोविंद, 14th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो जिस तरीके के भी सवाल बनते थे मैंने आपको सारे करवा दिए। हम स्लाइड दूसरी वाली पे आ गए हैं। इसका जवाब चाहिए था हमको, सबसे छोटे टर्म के लिए कौन थे? जाकिर हुसैन, बताया था ना। तो ये आपका आंसर बन जाएगा, जाकिर हुसैन सबसे शॉर्टेस्ट टर्म के थे। लिखवा चुका हूं मैं आपको, ठीक है जी। तो इससे रिलेटेड जितने सवाल थे आपने लिख लिए होंगे, आई होप। ये थे आगे के आपके, जो मैंने 14 तक आपको सारे प्रेसिडेंट लिखवा दिए अपनी कॉपी में, ऐसे कैसे नोट डाउन कर लो। हाँ जी, तो अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाउ मेनी मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू द राज्यसभा? अच्छा जी, अब क्या है ना कि प्रेसिडेंट से बनने वाले सवाल मैंने कम उठाए हैं, लेकिन उन सवालों के थ्रू देखिए आपका मैं प्रेसिडेंट पूरा किस तरीके से कवर कराता हूं। प्रेसिडेंट सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर बनता है इंडियन पॉलिटी का, हर बार पेपर में सवाल बनेगा आपके। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नियमित किया जाता है? देखिए जितने भी डिसीजंस लिए जाते हैं ना वो सब प्रेसिडेंट के नाम पे लिए जाते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंट हो जाते हैं। तो अभी मैं इसी क्वेश्चन के थ्रू आपको देखो कितनी सारी बातें बताने वाला हूं, सारी कॉपी में लिखते रहना। प्रेसिडेंट के पास जितनी भी, अभी ये लेजिस्लेचर से रिलेटेड है कि पार्लियामेंट को रिलेशन में प्रेसिडेंट की क्या पावर्स है, वो सारी पावर मैं आपको बताने वाला हूं। एक तो ये 12 मेंबर्स, प्रेसिडेंट 12 मेंबर्स नॉमिनेट कर सकते हैं, नॉमिनेट करने ही होते हैं राज्यसभा के अंदर डिफरेंट फील्ड्स में से, आर्ट, साइंस, लिटरेचर, एक्टिंग, स्पोर्ट्स, यहां से जो भी उनको काबिल लगते हैं वो उठा करके नॉमिनेट कर देते हैं राज्यसभा के अंदर। ये नॉमिनेशन जो है, तो आंसर आपका 12 हो जाएगा। ये वाला प्रोविजन हमने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से उठाया था, मतलब ये जो नॉमिनेट करने का तरीका है ना, ये आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने उठाया था, और ये आता है आर्टिकल 81 में, 80 ब्रैकेट में 1। अच्छा, पार्लियामेंट से रिलेटेड 3 आर्टिकल आपको ध्यान रखने हैं। 79 जो है इसमें आता है यूनियन पार्लियामेंट। जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है खाली वो ही बताऊंगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं हो गई। 80 में आता है राज्यसभा, बोले तो अपर हाउस। पेपर में ये भी बनता है कि उच्च सदन, अपर हाउस किसे बोला जाता है, तो राज्यसभा को बोला जाता है। 81 में आता है लोकसभा, ठीक है। और इसी का एक पार्ट है 81 जिसके अंदर ये चीज है कि 12 मेंबर्स प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेगा राज्यसभा के अंदर। अब कई बार आपके पेपर में सवाल बनता है कि पार्लियामेंट किन किन चीजों को इंक्लूड करता है, तो बच्चे लगाए जाते हैं सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा। नहीं, लोकसभा प्लस राज्यसभा, एंड प्रेसिडेंट इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। प्रेसिडेंट भी पार्लियामेंट का पार्ट होता है, जहां तक कि वो बैठता नहीं है पार्लियामेंट में, लेकिन एट द एंड बिल किसके पास आता है साइन करने के लिए? प्रेसिडेंट के पास आता है। इसलिए प्रेसिडेंट ना चाहते हुए भी पार्ट होता है पार्लियामेंट का। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। राज्यसभा हो गया, लोकसभा हो गया, 80 का 1 बता दिया। ये हो गए नॉमिनेटेड मेंबर्स।
प्रेसिडेंट के इलेक्शन में नॉमिनेटेड मेंबर पार्ट लेते हैं? नहीं लेते हैं। अभी वो और कौन से मेंबर नॉमिनेट करता है प्रेसिडेंट? ये दो मेंबर्स एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के, एंग्लो इंडियन, जो भी बता रहा हूं ना भाई सब पेपर में आएगा, सारा पेपर में आया हुआ ही चीजें हैं ये, कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। 2 मेंबर्स एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के कहां दिए जाएंगे? लोकसभा के अंदर। ये प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता था अभी तक। और ये हो गया आर्टिकल 331। तो ये आर्टिकल आपसे जरूर पूछा जाएगा, याद रखना। आर्टिकल 331 के अंदर प्रेसिडेंट के पास पावर होती है, 2 मेंबर्स एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के वो दे सकते हैं। ये हर बार हर बिल के अंदर, हर अमेंडमेंट में 10-10 साल के लिए ये चीज बढ़ाते रहे, लेकिन फाइनली 2019 के अंदर ये चीज को खत्म कर दिया गया कि ये जो 2 मेंबर्स एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के प्रेसिडेंट नॉमिनेट नहीं करेगा, इस प्रावधान को फाइनली एंड कर दिया गया। और ये कब हुआ? ये कौन से अमेंडमेंट के अंदर हुआ? तो ये इंपॉर्टेंट है, ये 104th अमेंडमेंट एक्ट था। 104th अमेंडमेंट एक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको अपनी कॉपी में लिख लो। तो ये नॉमिनेशन की बात हो गई, ये लेजिस्लेचर से इसकी पावर्स थी प्रेसिडेंट की। और क्या पावर्स है अभी उस पर आते हैं, ठीक है जी। इसे मैं हटा रहा हूं। अब आर्टिकल्स वाले क्वेश्चन अलग से कराऊंगा मैं आपको, टेंशन मत लो। साथ साथ बता रहा हूं, जो लिखवा रहा हूं ना, इसे एक बार रिवाइज कर लिया करो। और अभी लेक्चर अच्छा लग रहा है, अभी के अभी वीडियो पॉज करो, इसको लाइक करके आओ, लाइक करो और शेयर जरूर करो। हाँ जी, तो प्रेसिडेंट के पास क्या क्या पावर होती है ये देखो। समन, प्रोरयोग, प्रोनाउंसिएशन थोड़ी मैनेज कर लेना अगर कुछ ऊपर नीचे हुई तो, समन, प्रोरयोग और डिसॉल्व। किसको? लोकसभा, राज्यसभा, पार्लियामेंट के हाउसेस। समन का मतलब होता है बुलाना, स्टार्ट, मतलब सिंपल शब्दों में बता रहा हूं, डीप नहीं जा रहा, टेक्निकल, वो आपके एग्जाम से रेलेवेंट नहीं होगा। एंड बोले तो किसी भी पार्लियामेंट का कोई भी सत्र है उसे एंड करना है तो उसे प्रोरयोग बोलते हैं। और डिसॉल्व, अगर मान लो लोकसभा या देखो राज्यसभा तो डिसॉल्व हो ही नहीं सकता क्योंकि ये परमानेंट हाउस होता है। तो ये भी क्वेश्चन सवाल पेपर में क्वेश्चन बनता है, क्या कौन सा ऐसा हाउस है जो डिसॉल्व नहीं हो सकता? तो राज्यसभा, क्योंकि वो परमानेंट हाउस है। और डिसॉल्व कौन सा होगा फिर? लोकसभा डिसॉल्व होता है जब भी उसका टेन्योर खत्म हो जाता है। तो नई लोकसभा बनाने के लिए जनरल इलेक्शन से पहले ये भी प्रेसिडेंट का ड्यूटी होती है इसे डिसॉल्व करने का। ये तीनों पावर कौन से आर्टिकल के अंदर आती है? ये है आर्टिकल 85 का 1, आर्टिकल 85 के अंदर आती है प्रेसिडेंट की ये पावर। आई होप इतना क्लियर होगा। और पावर अभी खत्म नहीं हुई, लिखते जाओ। प्रेसिडेंट की लेजिस्लेटिव पावर बता रहा हूं सारी, जो पेपर में इंपॉर्टेंट है आपके। दूसरा, प्रेसिडेंट और किसकी मीटिंग को बुला सकता है? तो ही कैन समन बताया ना, बुलाना। ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट। अभी ज्वाइंट सिटिंग क्या है ये भी बता देता हूं। ये रिवीजन लेक्चर है, फिर भी मैं पूरा आपको कोशिश कर रहा हूं, जो बच्चे पीछे रहे हुए थे उन्हें भी साथ ला पाऊं मैं। समन ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट। अब ये ज्वाइंट सिटिंग क्या होता है? मान लीजिए कोई बिल लोकसभा में पेश हुआ, लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा में गया, राज्यसभा में वो बिल पास नहीं हुआ। राज्यसभा में पास होता तब जाके वो प्रेसिडेंट पे आता और वो उस पे हस्ताक्षर करता। लेकिन लोकसभा में पास हुआ, राज्यसभा में नहीं हुआ, तो क्या लग गया? इसे बोलते हैं डेडलॉक। अब ये डेडलॉक को सुलझाने के लिए प्रेसिडेंट क्या करता है? लोकसभा और राज्यसभा दोनों की ज्वाइंट मीटिंग करवा देगा। ज्वाइंट मीटिंग में फिर उसके बाद में दोबारा से वोट होगा, वोट होकर अगर वो वहां से पास हो गया तो तब वो बिल बन जाएगा। अब देखो, पावर ज्यादातर ज्वाइंट सिटिंग में किसकी रहेगी? क्योंकि स्ट्रेंथ ज्यादा किसकी होती है? लोकसभा की, है ना। राज्यसभा वाले तो बेचारे 250 ही है ना, वो साथ बैठ के भी क्या उखाड़ लेंगे, तो बिल तो पास हो ही जाएगा। तो समन ज्वाइंट सिटिंग, और इसको जो भी ज्वाइंट सिटिंग होती है तो उसके ऊपर जो ऑफिसर प्रिसाइड करेगा ज्वाइंट सिटिंग पे, तो वो होता है स्पीकर। मतलब बिठाने को तो राज्यसभा के मेंबर को भी बिठा सकते हैं, राज्यसभा के जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट, लेकिन स्पीकर को बिठाया जाता है ज्वाइंट सिटिंग को जो संभाला जाता है। बुलाता प्रेसिडेंट है, बैठता स्पीकर है। और ये लिखा है आर्टिकल नंबर 108 के अंदर। ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, सिर्फ वही लिखवा रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है। ज्वाइंट सिटिंग का मुद्दा भी खत्म कर दिया हमने। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। और क्या पावर होती है प्रेसिडेंट के पास? सबसे बड़ी पावर तो यही होती है कि वो बिल को कभी भी पास करता है। लोकसभा से बिल आएगा, राज्यसभा से, मतलब दोनों से पास होके आएगा, तो प्रेसिडेंट उस पर साइन करेगा और वो बिल एक्ट बन जाएगा। मनी बिल को लेकर के उसके पास ये पावर नहीं होती है, ऑर्डिनरी बिल को लेके होती है। अभी उतना डीप नहीं जाएंगे, सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है, ज्यादातर बच्चों को ये बातें पता होंगी।
नहीं पता तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यहां पे जो चीजें बता रहा हूं वो इनफ होंगी आपके लिए। अच्छा जी, नेक्स्ट चीज मैं आपको क्या बता रहा था कि बिल के बारे में। बिल पे उसने साइन कर दिए। अब प्रेसिडेंट ये चाहता है कि बिल जो है वो पास ना हो, तो उसके पास एक पावर होती है, उसे कहते हैं वीटो पावर। अब यहां से क्या सवाल बनता है आपके पेपर में, वीटो पावर का मतलब होता है कि प्रेसिडेंट चाहे तो उस बिल को किस तरीके से रोक सकता है, उसकी डिस्क्रिशनरी पावर क्या होती है। पहला सवाल यह बनता है कि कितने टाइप की वीटो होती है, तो 3 टाइप की वीटो पावर होती है। एक होती है एब्सोल्यूट वीटो, एब्सोल्यूट वीटो, एक होती है सस्पेंसिव वीटो, नाम याद कर लो इसके, और एक क्या होती है पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो बोले तो प्रेसिडेंट को बिल पसंद नहीं आया, उसने ना उस पर साइन करा ना वापस भेजा रिकमेंडेशन के लिए, उसने क्या करा, बिल को उठाया और अपनी पॉकेट में डाल लिया, और लंबे टाइम तक के लिए। संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि जो प्रेसिडेंट है वो कितने टाइम के लिए अपने पास बिल रोक के रख सकता है। क्या इस वीटो का कभी यूज हुआ है? हाँ हुआ है। तो कब हुआ है वो सवाल बनता है। इस टाइप की वीटो 1986 में किन्होंने करी थी? ज्ञानी जैल सिंह ने। इनको एक बिल पसंद नहीं आया था जिसको कहते हैं इंडियन पोस्टल बिल, पोस्टल अमेंडमेंट बिल था ये। इसको इन्होंने रोक लिया अपने पास, फिर नई सरकार आई तो उन्होंने इस बिल पे कुछ भाव ही नहीं दिया, तो ये बिल वैसे ही खारिज हो गया। तो ये सवाल बनता है, ज्ञानी जैल सिंह ने पहली बार पॉकेट वीटो का यूज किया था, और आज तक एक ही बार हुआ पॉकेट वीटो का यूज। तो ये आपको मैंने आपको लेजिस्लेटिव पावर्स बता दी। एक लेजिस्लेटिव पावर और है प्रेसिडेंट की, कि और क्या करता है प्रेसिडेंट। मान लीजिए, देखिए 3 सेशन होते हैं पार्लियामेंट के। क्या क्या होते हैं? बजट सेशन होता है, मॉनसून होता है, विंटर सेशन होता है। 2 सेशन के बीच में मैक्स टू मैक्स 6 महीने का गैप हो सकता है। अब मान लीजिए कोई भी सेशन वर्क नहीं कर रहा, सेशन मतलब कि पार्लियामेंट में आएंगे एमपीज, वो बैठेंगे तभी तो बिल पे सुनवाई होगी, कोई लॉ पास होगा। इसके बीच में यूनियन कैबिनेट कोई कानून पास करना चाहती है, तो वो जाके रिकमेंड करती है प्रेसिडेंट को कि भैया आप ऑर्डिनेंस जो है वो पास कर दो। तो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, जो ऑर्डिनेंस की पावर होती है, इसी को बोलते हैं लॉ। जो तब तक के लिए काम करेगा, कब तक के लिए करेगा भी बताऊंगा। ये आती है आर्टिकल 123 के। तो ऑर्डिनेंस पावर प्रेसिडेंट की कब यूज होती है? आर्टिकल 123 के अंदर। जब भी पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है यूनियन कैबिनेट के कहने पे। अब वो लॉ एक्ट कब बनेगा कि भैया वो 6 महीने तक, तो क्योंकि प्रेसिडेंट मैक्स टू मैक्स होता है, पार्लियामेंट की मीटिंग नहीं बैठेगी, अगर नहीं बैठी तो मैक्स टू मैक्स 6 महीने के बाद में, और जब भी पार्लियामेंट बैठेगी उसके 6 हफ्ते के अंदर वो वाला लॉ, वो वाला बिल पास हो जाना चाहिए पार्लियामेंट से, वरना खत्म हो जाएगा ऑर्डिनेंस। समझे मेरी बात को? तो मैक्स टाइम क्या होता है ये मैं आपको अगले क्वेश्चन से बताऊंगा। आई होप मैंने आपको बहुत सारी चीजें बता दी हैं प्रेसिडेंट से रिलेटेड, और जो मेरे को याद आता रहेगा मैं आपको साथ साथ लेता चलूंगा। अगर सेशन आपके लिए यूजफुल लग रहा है आपको, तो थोड़ी सी मेहनत देखो मेरी, आप समझ सकते हो कितनी लग रही है, तो आप अपने एंड से इतना तो कर सकते हो कि इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर तो करो, कम से कम बच्चे आए तो सही देखने के लिए। द बजट ऑफ अ स्टेट अंडर प्रेसिडेंट्स रूल इज प्रेजेंटेड बिफोर। अच्छा जी, राष्ट्रपति शासन के अधीन किस राज्य का बजट डैश के समक्ष पेश किया जाता है। जिन बच्चों ने पॉलिटी नहीं पढ़ी है वो उनके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है चीजों को समझना, लेकिन मैं अपने एंड से कोशिश करूंगा आपको चीजें थोड़ी आसान लैंग्वेज में बता पाऊं। देखो, प्रेसिडेंट के पास ना इमरजेंसी प्रोमलगेट बोलते हैं इसे इंग्लिश में, तो इमरजेंसी लगाने की पावर प्रेसिडेंट के पास होती है। अभी बताता हूँ प्रेसिडेंट रूल क्या, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। देखो, प्रेसिडेंट जो है ना इमरजेंसी लगा सकता है आर्टिकल 352 के अंदर, आर्टिकल 356 के अंदर, 4 का गैप इसमें और 4 का गैप इसमें। अभी कौन कौन सी इमरजेंसी होती है? पहली चीज तो ये समझो कि इमरजेंसी पावर्स हमने ली कहां से है। ये ली है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। किसके पास पावर होती है इमरजेंसी लगाने की? होती तो यूनियन कैबिनेट के पास है, लेकिन सारे डिसीजन किसके बिहाफ पे लिए जाते हैं? प्रेसिडेंट के ऊपर होती है ना पावर, तो प्रेसिडेंट को बोला जाता है कि आप इमरजेंसी लगाओ। अब 352 में आती है आपकी नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी किस किस बेसिस पे लगती है 352 के अंदर? एक तो ऑन द बेसिस ऑफ वार, एक्सटर्नल एग्रेशन, या फिर आर्म्ड रिबिलियन।
इससे क्या सवाल बनता है पेपर में, अभी बताता हूँ। देखो, जो नेशनल इमरजेंसी होती है ना, वो पार्लियामेंट में 1 महीने के अंदर पारित हो जानी चाहिए, पास हो जाए, और उसके बाद में ये 6 महीने तक वर्क करेगी, उसके बाद इसे दोबारा लगाया जा सकता है। कोई इसका टाइम पीरियड नहीं, जब तक के लिए लगती रहेगी। ये हमारे देश में कितनी बार लगी है? ये हमारे देश में कुल मिला के 3 बार लगी है। 3 बार कब कब लगी है? एक तो लगी है 1962 के अंदर, जब इंडो चाइना वॉर था। एक लगी है 1971 के अंदर, इंडो पाक वॉर, बांग्लादेश वॉर, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर। एक लगी है 1975 के अंदर, जब इंदिरा गांधी जी का दिमाग खराब हो गया था। तो 1975 के अंदर जब ये इमरजेंसी लगाई गई, तो किस बेसिस पे लगाई गई? वो लगाई गई ये बोल के, क्योंकि उस टाइम पे ये वर्ड नहीं होता था आर्म्ड रिबिलियन, इसकी जगह एक वर्ड होता था इंटरनल डिस्टर्बेंसेस। तो इंटरनल डिस्टर्बेंसेस का गलत फायदा उठा के इमरजेंसी लगा दी गई 1975 के अंदर। फिर इस चीज को देखते हुए आगे क्या हुआ, ध्यान से सुनना, आर्म्ड रेबिलियन वर्ड ऐड कर दिया गया, इंटरनल डिस्टर्बेंस को हटा दिया गया। पेपर में सवाल ये बनता है, ये काम कब हुआ? तो ये हुआ 1978 के अंदर 44th अमेंडमेंट एक्ट में। क्या किया इन्होंने? 44th अमेंडमेंट एक्ट में पार्लियामेंट ने क्या किया, इस शब्द को हटा करके इंटरनल डिस्टर्बेंस को हटा दिया और उसकी जगह पे आर्म्ड रेबिलियन वर्ड डाल दिया नेशनल इमरजेंसी के अंदर। तो नेशनल इमरजेंसी से जो सवाल बन सकते थे प्रेसिडेंट ओरिएंटेड, मैंने कोशिश करी आपको कवर करवा दूं, वो मैंने करवा दिया। अब आ जाते हैं आर्टिकल 356 के बारे में, थोड़ी सी बात जान लेते हैं जो इस क्वेश्चन से रिलेटेड है। देखो, 356 के अंदर क्या होता है, गवर्नर जो होता है वो एक्चुअल में कह लीजिए एजेंट हो गया यूनियन गवर्नमेंट का, जो नजर रखता है, वो उसके पास बिल आते हैं, जो काम प्रेसिडेंट ऊपर करता है गवर्नर स्टेट में करता है। तो गवर्नर क्या बोलता है, इसे कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी कहते हैं, ठीक है, इसे प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं, ये रहा प्रेसिडेंट रूल, इसे कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी कहते हैं, और इसे स्टेट इमरजेंसी भी कह देते हैं, क्योंकि ये स्टेट में लगती है। अब स्टेट इमरजेंसी में क्या होता है कि गवर्नर ने जाके बोला सेंटर को कि भैया यहाँ पे जो सीएम है, वहां की सरकार है, वो पूरी तरह से साथ नहीं दे रही है, तो आप वहां की लेजिस्लेचर को खत्म कर दीजिए। अब ऐसे केस में क्या होता है कि जो गवर्नर होता है वो सारी पावर ले लेता है स्टेट लेजिस्लेचर की, स्टेट गवर्नमेंट की, और गवर्नर जो है प्रेसिडेंट के बिहाफ पे एक्ट करता है। एक्चुअल में उस टाइम पे प्रेसिडेंट रूल लगता है, और प्रेसिडेंट रूल गवर्नर, प्रेसिडेंट जो है गवर्नर को आदेश देता है, उस टाइम पे स्टेट लेजिस्लेचर रद्द हो जाती है, तो सारे काम तो रद्द पड़े हैं। तो पहली चीज क्या होती है, स्टेट इमरजेंसी को 2 महीने के अंदर पास हो जाना चाहिए पार्लियामेंट से। ये मैक्सिमम 3 साल तक लग सकती है, कई बार लग चुकी है हमारे देश में, गलत फायदा भी उठाया यूनियन गवर्नमेंट ने इसका, ठीक है। अब क्या होगा कि बजट, जो बजट भी तो होगा ना स्टेट गवर्नमेंट का, जब वहां की स्टेट लेजिस्लेचर, विधानसभा, विधान परिषद काम ही नहीं कर रही है, तो बजट कहां पेश किया जाएगा? सवाल का मतलब है ये, राष्ट्रपति शासन के अधीन किसी राज्य का बजट समक्ष पेश किया जाता है। किसके समक्ष पेश किया जाता है? तो ये लोकसभा में पेश किया जाता है जब स्टेट इमरजेंसी लगी होती है 356। तो कितनी सारी बातें मैंने आपको बता दी। 360 होती है फाइनेंशियल इमरजेंसी। क्या ये लगी है आज तक? ये भी 2 महीने के अंदर पार्लियामेंट से पास हो जानी चाहिए। फाइनेंशियल इमरजेंसी आज तक नहीं लगी। तो ये थे इमरजेंसी से बनने वाले सवाल जो मैंने आपको सारे करवा दिए। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी, डैश इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। डैश भारत का पहला नागरिक होता है। अभी भी प्रेसिडेंट से रिलेटेड जो बातें बची हैं मैं कोशिश करूंगा इस क्वेश्चन के थ्रू आपको कवर करवाने की, तो ध्यान से कॉपी पेन लेके बैठो और लिखते चले जाओ। देखो, पहला सिटीजन कहा जाता है प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट को, ठीक है। प्रेसिडेंट से रिलेटेड देखो आर्टिकल्स वाले क्वेश्चन आएंगे, उसमें भी बताऊंगा। अभी भी बता रहा हूं प्रेसिडेंट से रिलेटेड कौन कौन से आर्टिकल है। आर्टिकल 52 है, तो जितने हैं अब सारे तो नहीं बता सकता, सिर्फ वो बता रहा हूं जो एग्जाम में बार बार आते हैं। 53, 54, 55 और 61, ये तो आर्टिकल्स आपको पता होने चाहिए कि इन आर्टिकल्स में क्या आता है। देखो, आर्टिकल 52 में आता है प्रेसिडेंट खुद, कि हमारे देश का एक प्रेसिडेंट, इलेक्टेड प्रेसिडेंट होगा, और यहां से हमारा चैप्टर पार्ट 5 शुरू हो जाता है आर्टिकल 52 से, यूनियन एग्जीक्यूटिव नाम से कॉन्स्टिट्यूशन में।
आर्टिकल 53 में आता है आपका एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के पास क्या क्या पावर होंगी, किन किन को वो अपॉइंट कर सकता है, वो सारी पावर इसमें है। 54 और 55 प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड है। इलेक्शन प्रोसीजर लिखा है प्रेसिडेंट का, इलेक्शन होगा प्रेसिडेंट का ये लिखा है। और आर्टिकल 61 प्रेसिडेंट को हटाया किस तरीके से जा सकता है, तो वो इंपीचमेंट प्रोसीजर है। कई बार आपके पेपर में क्वेश्चन आया कि प्रेसिडेंट की इंपीचमेंट किस तरीके से होगी, ये कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 61 में है। थोड़ा सा डिटेलिंग बता देता हूं उसकी। 54 और 55 में क्या लिखा है, 55 में लिखा है इलेक्शन प्रोसीजर ऑफ प्रेसिडेंट। हमने प्रेसिडेंट का इलेक्शन प्रोसीजर कहां से लिया, पहला सवाल आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। प्रेसिडेंट को इलेक्ट किस तरीके से किया जाएगा, प्रेसिडेंट को इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाएगा। और प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भाग कौन कौन लेगा, ध्यान से याद रखना, लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर। इलेक्टेड का मतलब वो नॉमिनेटेड मेंबर नहीं आएंगे जो मैंने 12 बताए थे, वो 2 एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के मेंबर नहीं आएंगे जो मैंने आपको 331 आर्टिकल के बताए थे। तो लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर, लेजिस्लेटिव असेंबली जितनी भी विधानसभाएं हैं उनके सारे इलेक्टेड मेंबर, ये सब मिलके बैठेंगे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम से। प्रेसिडेंट का इलेक्शन इनडायरेक्ट होता है, ये लोग पार्ट लेते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, हम और आप वोट डालने नहीं जाते। इलेक्शन कवर हो गया। इंपीचमेंट क्या होता है प्रेसिडेंट का, प्रेसिडेंट को हटाया किस तरीके से जाएगा, तो प्रेसिडेंट को हटाया जाता है 2/3 मेजॉरिटी से। इसका जो प्रॉपर डिस्कशन है मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में ले रखा है, अगर देखना चाहते हो तो देख लो, लेकिन आपको यह बात ध्यान रखनी है इंपीचमेंट 61 के अंदर होता है। तो ये बात थी प्रेसिडेंट के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की। और इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको इनके बारे में बताता हूं क्योंकि पेपर में आ सकती हैं। ठीक है जी, एक तो प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर, सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस ऑल द 3, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स। सुप्रीम कमांडर होता है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के पास में और क्या पावर होती है, प्रेसिडेंट एक तो शांति स्थापित कर सकता है, बता सकता है कि अब हमारी वॉर है। प्रेसिडेंट ये सारे एक्शन कैबिनेट मिनिस्ट्री के ही कहने पे लेता है, तो कंफ्यूज मत करना। एक और चीज, एग्जीक्यूटिव पावर जो आर्टिकल 53 में थी, प्रेसिडेंट की एग्जीक्यूटिव पावर के अंदर प्रेसिडेंट किन किन को अपॉइंट कर सकता है, यह सवाल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में आया है। अपॉइंटमेंट किस किस की करता है प्रेसिडेंट, सबसे पहले तो प्रधानमंत्री की, फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, कैबिनेट मिनिस्टर्स की, जितने भी मिनिस्टर्स हैं। इसके अलावा अटॉर्नी जनरल की, अटॉर्नी जनरल का आर्टिकल है 76। अभी अटॉर्नी जनरल कौन है, के वेणुगोपाल, वेणुगोपाल। साथ साथ याद आ रहा है, इंपॉर्टेंट है तो लिखवा रहा हूं। इतनी सारी इंफॉर्मेशन शायद ही आपको कहीं मिले। अगर ये इंफॉर्मेशन पसंद आ रही है, आपके काम की है, तो लेक्चर लाइक करके इसको शेयर करो यार ज्यादा से ज्यादा। सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल आर्टिकल 148। अभी है गिरीश चंद्र, अरे यार गिरीश चंद्र मुर्मू, गिरीश चंद्र, ये सी है, गिरीश चंद्र मुर्मू। सीएजी अपॉइंट कर दिए, पीएम कर दिए, सीएम कर दिए, अटॉर्नी जनरल कर दिए, और किनको अपॉइंट करता है भी देखते हैं। ये हटा रहा हूं मैं, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाऊं। और यूपीएससी के मेंबर्स, यूपीएससी के 9 से 11 मेंबर्स होते हैं, एक चेयरमैन होता है। उसके अलावा यूपीएससी के मेंबर हो गए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस, ठीक है जी, ये भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेगा। इसके अलावा जो एम्बेसडर्स बाहर जाते हैं, इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, उनको। फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो अभी कौन है, सुशील चंद्रा, सुशील चंद्रा, ये हमारे 24वें चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। तो इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। उसके अलावा फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस कमीशन, इनके मेंबर्स भी यही इलेक्ट। अभी फाइनेंस कमिश्नर है एनके सिंह, ये 15th फाइनेंस कमिश्नर है। आर्टिकल फाइनेंस कमीशन का है 280। तो ये सारी बातें थी एग्जीक्यूटिव पावर से रिलेटेड प्रेसिडेंट की। और हमारे सवाल का जवाब था पहले प्रेसिडेंट, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट हमारा इलेक्टेड होता है या वो होता है कि मतलब वंशवाद होता है, नहीं होता ना, प्रेसिडेंट भी इलेक्टेड होता है हमारे देश में। इसलिए इंडिया एक गणराज्य, एक रिपब्लिक है। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। अब हम आगे चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन प्रेसिडेंट हैज द लार्जेस्ट टेन्योर। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने करवा चुका हूं आपको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पहले ही क्वेश्चन में सारे कवर कर दिए थे मैंने, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ लॉन्ग डज द प्रेसिडेंट्स ऑर्डिनेंस इफेक्ट लास्ट फॉर। अच्छा, ये ना थोड़ा सा
क्रिटिकल क्वेश्चन हो जाता है कई बार। इसका आंसर अगर आपको ऑप्शन में 6 मंथ्स दिखे तो 6 मंथ, नहीं तो एग्जैक्ट जो इसका बनेगा 6 मंथ्स और 6 वीक्स। अभी मैंने आपको बताया था प्रेसिडेंट की ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर 123 में आती है जब जब कोई भी सेशन पार्लियामेंट का वर्क कर नहीं रहा होता। बजट सेशन होता है एक, ठीक है, एक होता है मॉनसून सत्र, एक होता है शीतकालीन सत्र, विंटर सेशन, ठीक है जी। और जब ये सेशन वर्किंग में नहीं होते हैं, बीच में कोई लॉ पास करना है, तो प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस इशू कर देगा 123 के अंदर। ये ऑर्डिनेंस अगले 6 महीने तक, मतलब 6 महीना मैक्सिमम सरवाइव कर सकता है, और मैक्सिमम उसके बाद में मान लो 6 महीने के एंड में बैठती है पार्लियामेंट, तो 6 हफ्ते के अंदर पास हो जाना चाहिए। तो ये मैक्सिमम टाइम पीरियड है जब तक ऑर्डिनेंस काम कर सकता है। 6 महीना 6 हफ्ता इतना लंबा चलता नहीं है, बीच में पार्लियामेंट की मीटिंग बैठी जाती है। आई होप अब आपको थोड़ा सा एकदम ग्राउंड लेवल पे चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर आ रही हैं, अगर नहीं भी आ रही तब भी यार कमेंट सेक्शन में बता दो, कोई अगर कमी लग रही है तो वो बताओ, उसको चेंज किया जाएगा। व्हाट शुड बी द एज ऑफ द कैंडिडेट फॉर प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस। ये एज वाले जो सवाल होते हैं ना, इस टाइप के सवाल अब हर किसी के लिए मैं अलग क्वेश्चन लेके आऊं नहीं, एक जगह लिखवा रहा हूं, सारे लिख लो, ठीक है। सबसे पहले ये देख लो कि 25 साल उम्र किसके लिए चाहिए होती है, सारी लिखवा रहा हूं, ठीक है। फिर आप लिखो 30, एक लिखो आप 35, एक लिखो आप 21, बस इनके अंदर अब आपके सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। 25 साल उम्र, आप लोकसभा के मेंबर बन सकते हो, आप विधानसभा के मेंबर बन सकते हो, आप देश के प्रधानमंत्री बन सकते हो, खत्म। विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली जो स्टेट की असेंबली है वहां के मेंबर बन सकते हो, लोकसभा के बन सकते हो, हमारे देश का प्रधानमंत्री 25 साल का भी कोई बन सकता है। किसी का मन है तो देख लो, 25 साल के अंदर ये चीजें हो सकती है। 30 साल के अंदर आप राज्यसभा के मेंबर हो सकते हो, या फिर विधान परिषद के, या फिर जिसे बोलते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल। हर स्टेट में नहीं होती है, किन किन स्टेट में होती है वो भी बताऊंगा, जहां पे जरूरत पड़ती है, उसकी ज्यादा पावर नहीं होती वैसे। 35 साल उम्र प्रेसिडेंट के लिए, वाइस प्रेसिडेंट के लिए, या किसी भी स्टेट के गवर्नर के लिए, ये उम्र होती है 35 साल। और जो ग्राम सभा या फिर विलेज पंचायत इलेक्शंस, इसके अंदर किसी को सरपंच बनना है, वार्ड मेंबर बनना है, तो 21 वर्ष। आई होप ये एज वाले क्वेश्चन आपके हमेशा के लिए क्लियर हो गए होंगे। एक ही जगह पे देखो, अब ये कितने टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है, वो कह देगा वाइस, ये क्या है, विधानसभा का मेंबर बनने के लिए कितनी एज होनी चाहिए, 25 वर्ष। राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष। इन सबको गिन लो, ये सारे एक एक क्वेश्चन है आपके। आपका प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या उम्र होनी चाहिए, 35। गवर्नर बनने के लिए 35। एक ही क्वेश्चन को बार बार करने का क्या फायदा, इतने सारे टीचर्स कराते हैं, कोई फायदा नहीं है उसका। एक जगह पे सारी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं मैं आपको। हु एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ ऑफिस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये लो, एक और क्वेश्चन आया है, इसको भी मैं एक ही जगह करा दूंगा कि कौन किसको ओथ किसके सामने लेगा और किसके आगे रेजिग्नेशन देगा अपना। भारत के राष्ट्रपति को कार्य की शपथ कौन दिलाता है, एक प्रॉपरली अपनी कॉपी में लिखो। देखो कैसे, एक तो लिखो, यहां मैं लिख रहा हूं पोस्ट, मतलब किस पोस्ट पे बंदा बैठा है। इधर मैं लिखूंगा कि ओथ, ओथ बोले तो किसके आगे अपनी शपथ लेगा, और रेजिग्नेशन किसको डालेगा, रेजिग्नेशन, ठीक है। तो ये तीन चीजें बना लो। अभी ये सारे क्वेश्चन आपके मैं कवर करा देता हूं। देखो, सबसे पहले पोस्ट के नाम लिखो, किन किन के सवाल पेपर में बनते हैं। पहले तो हो गए प्रेसिडेंट की। अच्छा, ये ओथ से रिलेटेड मैं भी आपको एक चीज और बता दूं, हमारे यहाँ पे 12 अनुसूची हैं, वो भी मैं अलग से बताऊंगा जब आर्टिकल्स वाले क्वेश्चन लेके आऊंगा। इस हफ्ते में सब कवर करा दूंगा, बने रहो। हिस्ट्री कराऊंगा, फिर ज्योग्राफी कराऊंगा, सब कवर होगा आपका। फिर साइंस, बायोलॉजी से बहुत सवाल बनेंगे, 25 नंबर का साइंस ही आना है। और इन सब चीजों को रिलेट करके पढ़ा करो। अभी आप करंट अफेयर, स्टैटिक जीके के भी मैं सारे क्वेश्चंस कवर कराऊंगा, बने रहो बस लेक्चर में। शेड्यूल नंबर 3 होता है, उसके अंदर ओथ्स एंड एफर्मेशंस है सारी, शेड्यूल 3 के अंदर। तो ये सवाल बनता है शेड्यूल 3 में क्या होता है, ओथ्स एंड एफर्मेशन होती है। अगर अलग से शेड्यूल्स का मेरा लेक्चर देखना है ना, तो नीचे मेरे लेक्चर्स में आपको मिल जाएगा शेड्यूल्स के ऊपर। 12 शेड्यूल्स बड़े अच्छे से कवर करे मैंने। प्रेसिडेंट ले लो, वाइस प्रेसिडेंट देख लेते हैं, फिर देख लेते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर मोस्ट जज हैं। अभी हैं NV रमन्ना, 48वें हैं ये, इन्हें भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। गवर्नर, ठीक है जी। इसके बाद में आप लिख लो प्रधानमंत्री जी, प्राइम मिनिस्टर, और एक आप लिख लो स्पीकर, ठीक है। इनसे ही सवाल बनता है बार बार पेपर में। अब प्रेसिडेंट अपनी शपथ किन के आगे लेगा, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के आगे। रेजिग्नेशन अपना वाइस प्रेसिडेंट को देगा, खत्म, 2 सवाल। वाइस प्रेसिडेंट किसके आगे शपथ लेगा? प्रेसिडेंट के आगे। रेजिग्नेशन भी भाई साहब प्रेसिडेंट को ही देंगे, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, खत्म ये भी सवाल। इधर यूं लकीर टेढ़ी जा रही है थोड़ी। CGI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपनी शपथ किन के आगे लेगा? सेम प्रेसिडेंट। रेजिग्नेशन किसको देगा? प्रेसिडेंट। गवर्नर किसके आगे अपनी शपथ लेगा? तो ये होगा चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट का जो सीनियर मोस्ट जज होगा उस स्टेट का, उसके आगे गवर्नर अपनी शपथ लेगा और रेजिग्नेशन लेकिन देगा अपना प्रेसिडेंट के पास, क्योंकि गवर्नर जो है प्रेसिडेंट ही उसे अपॉइंट करता है। गवर्नर को भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। प्राइम मिनिस्टर, इसके अंदर भी जवाब हो जाएगा प्रेसिडेंट और इधर भी प्रेसिडेंट। ठीक है, ये चीजें आपको समझ में आ रही है। स्पीकर की कोई ओथ नहीं होती, पहली चीज। स्पीकर अपना रेजिग्नेशन किसको देगा? डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, खत्म। ये चार्ट है आपका, इससे बाहर क्वेश्चन इस टाइप का नहीं जाएगा। सारे क्वेश्चन एक में कवर करा दिए, इनको गिन लो, 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 11 क्वेश्चन मैंने आपको यहां कवर करा दिए, क्योंकि वो ये भी पूछ ही लेता, तो 12 क्वेश्चंस। बिफोर टेकिंग ओथ एज द 14th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, रामनाथ कोविंद हेल्ड द ऑफिस ऑफ। रामनाथ कोविंद हमारे 14वें प्रेसिडेंट हैं, बता चुका हूं मैं आपको। रामनाथ कोविंद इससे पहले गवर्नर हुआ करते थे बिहार के, ठीक है, और ये 2017 तक रहे। अच्छा, कई बार पेपर में बनता है रामनाथ कोविंद कहां से बिलोंग करते थे, मतलब उनका शहर कौन सा था, कहां रहते थे? यूपी से थे, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी थी यूपी में, और इससे राज्यसभा मेंबर रहे हैं ये 2006 तक। ठीक है जी, तो ये था आपका, इससे ज्यादा और क्या बनेगा, बाकी मैं आगे क्वेश्चंस कराता रहूंगा। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु यूज्ड द पॉकेट वीटो इन रिलेशन टू द 1986 इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल। भारत के राष्ट्रपति का नाम बताएं जिन्होंने 1986 में भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक के संबंध में पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। बता चुका हूं, खुद लगाओ इसको। ठीक है, समझ में आ रही है ना चीजें? अगर नहीं आ रही तो नीचे कमेंट में बताया करो। मैं अपने एंड से पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको एक एक चीज बता के जाऊं, कुछ छूट ना जाए। मैं अपने एंड से, कई टीचर जैसे होते हैं खाना पूर्ति सी करेंगे, नाम दे देंगे जी रिवीजन करा रहे हैं हम पूरा, ऐसे नहीं होता। एक एक चीज कवर होनी चाहिए। द फाइनेंशियल इमरजेंसी इन द रिपब्लिकन ऑफ इंडिया कैन बी डिक्लेयर्ड बाय, अभी बताया प्रेसिडेंट, आर्टिकल 360 आज तक लगी नहीं है। ठीक है, तो कवर है, ये भी हो ही चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके क्वेश्चंस थे। यहाँ आपका एक और लेक्चर समाप्त होता है। लेक्चर 3 हम पहुंच चुके हैं, 3 से 4 लेक्चर और आएंगे। पॉलिटी आपका खत्म हो जाएगा, ग्रुप डी आपका क्लियर हो जाएगा। सारे आपको सब्जेक्ट्स यहाँ से कवर करवा दिए जाएंगे, जितना मेरे से कोशिश बनेगी। अब आप ही अगर आगे साथ नहीं दोगे तो मैं गारंटी नहीं ले सकता कि नहीं मैं आपके साथ चलूंगा। आप भी अपने एंड से कोशिश करो, लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा आपको फैलाना है, पढ़ाई पे ध्यान देना है, फालतू चीज़ों में मत भटको। यही सही टाइम है, जीएस को रोज रिवाइज करना जरूरी है। तो ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। अब आएगी क्लास 4, रोज 4:30 बजे आती है मेरा लेक्चर। 4:30 बजे आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है, तो सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन दबाओगे तभी नोटिफिकेशन का पता लगेगा। नहीं तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, मुझसे पर्सनली कनेक्ट करना है, मुझसे कुछ बात बोलनी है, नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, या फिर आप सीधा रेडियन लर्निंग डालना, रेडियन लर्निंग के नाम से आपको वो चैनल मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।